आई एम ऋषभ पांडे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की, रियल नंबर्स। यूपी और सीबीएसई बोर्ड दोनों लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं, दोनों स्टूडेंट के लिए है। मैंने हिंदी में डिफिनीशंस राइट की, मैं इसको इंग्लिश में भी बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा पहला चैप्टर है आज गणित का, वो क्या है? रियल नंबर्स, मीन्स हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वो जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते, देखो हम बेसिक से आपको बताएंगे, सारी डिफिनीशन सब कुछ आपको बताएंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जो रियल नंबर्स मीन्स क्या होता है? वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले आप ये जानिए, चैप्टर में सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करना है, क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जो रियल नंबर हम पढ़ रहे हैं उसका जानकारी है, उसके बारे में हमें पता भी रहना चाहिए। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या की परिभाषा हमने लिखी हुई है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं या वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अच्छा, अब इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? इंग्लिश में डिफिनीशन हो जाएगी द सेट ऑफ, ठीक है, द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर्स। द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज नोन एज रियल नंबर्स। ठीक, अब क्वेश्चन यह उठता है इसमें, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स डिफिनीशन हो गई या वास्तविक संख्या की परिभाषा आपके पास हो गई। इसमें मैंने क्या कहा? परिमेय व अपरिमेय, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तब क्वेश्चन यह भी उठता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा जहां p और q दोनों पूर्णांक हों, वह पहला कंडीशन क्या हो? क्यू का मान 0 के बराबर न, यानी q का मान 0 के बराबर न हो, तथा पहला क्या है? p और q दोनों बराबर न हो। दैट मीन्स p और q दोनों बराबर न हो मतलब क्या होता है? चलिए इंग्लिश पहले इसकी डिफिनीशन हम जान लेते हैं, फिर हम बताते हैं आपको। तो दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, ठीक है, एंड वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, ठीक, बट किंतु q का मान, द वैल्यू ऑफ q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p डज नॉट इक्वल टू q। p डज नॉट इक्वल टू q, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, उदाहरण है हमारे पास 2/3 यानी 2/3, 3/4 यानी 3/4, 5/7 यानी 5/7। यहाँ पर आप देख रहे हैं p अपान q मतलब 2 और 3 दोनों का मान क्या है? डिफरेंट है, दोनों पूर्णांक है। 3/4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, दोनों का मान क्या है? अलग अलग है। अपरिमेय संख्या की बात करते हैं, मतलब इरेशनल नंबर की बात करते हैं। तो इरेशनल नंबर डिफिनीशन क्या हो जाएगी? दैट नंबर विच डज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब वे संख्या है जिन्हें हम p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका? पाई है, करड़ी में 2 है। पाई का मान आप जानते होंगे, पाई का मान मतलब 22/7 होता है ना। आप उसे भाग करेंगे 3.14 आ जाएगा। ठीक, बार बार वही संख्या रिपीट होगी। करड़ी में 2 का भी मान आपको याद होगा। तो इस तरह की संख्याएं जो मतलब पूर्ण न हो, ठीक है, दशमलव में आए, उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए ऊपर जब यहाँ पर हमने आपको बताया वे संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, तब यहाँ पर प्रश्न यह भी उठता है कि इंटीजर क्या होता है? व्हाट इज इंटीजर, यानी पूर्णांक क्या है? मैंने पूर्णांक की डिफिनीशन लिख दी है। संख्या पद्धति में पूर्ण संख्याएं व ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? इन द नंबर सिस्टम, ठीक है, द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर। जैसे एग्जाम्पल क्या है? 1, 2, 0, -3, -2। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। इंटीजर्स आर 3 टाइप। फर्स्ट क्या है? निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। सेकंड जीरो इंटीजर यानी शून्य पूर्णांक। थर्ड पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। अब इसमें कुछ डिफिनीशंस और होती है जिसको मैंने इसमें राइट नहीं किया है, जनरल सी है, क्लास 8, 9 तक आपने पढ़ा होगा। तो एक होता है, जैसे यहाँ पर प्रश्न में देखो क्या हो गया? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स ना। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है? पूर्ण संख्या की डिफिनीशन क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक, मतलब दैट नंबर्स विच कैन बी इंक्लूडेड या एडेड 0 टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, मतलब वे संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 0 को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर डिफिनीशन क्या हो जाएगी? लेफ्ट दैट 0 विदाउट एडिंग 0 इज नोन एज ऑल नंबर्स नोन एज नेचुरल नंबर्स। नीचे मैंने एक सिंपल सा आपका क्वेश्चन यहाँ पर आप कर सकते हो, इसका फार्मूला लिखा है, विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। जो हमारा पहला अध्याय है, क्वेश्चन जो आएगा इसी पर है। अगर आपको परिभाषा सही नहीं समझ में आएगी तो फिर से एक बार वीडियो आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा। ठीक है,
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय पर हमें प्रश्न हल करना है। जो हमारी पहली प्रश्नावली है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन जो है आपके इसी से रहेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है क्या? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कुछ नहीं किया गया, आपको इसमें बस बेवकूफ बनाया। क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइडेड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में क्या पढ़े होंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइडेड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। उसी को बस अलग अलग करके यहाँ पर लिख दिया गया है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, आपको सारी कंफ्यूजन या जो भी आपको प्रॉब्लम होगी सब दूर हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, और मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 में जो आपका पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में आप देखेंगे 3 भाग हैं, ए बी सी करके, ठीक है। तो ए बी सी करके जो 3 भाग हैं उनमें हम पहला प्रश्न लेते हैं। ए लिखा है प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ। देखो एचसीएफ दो तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक तो पहला आपके पास गुणनखंड विधि है, लेकिन वहां पर जो आपके प्रश्न कह रहा है गुणनखंड विधि से नहीं, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय प्रयोग कीजिए। तो पहला प्रश्न आपके पास क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास प्रश्न में 135 ना और 225, मतलब 135 एंड 225 हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय मैंने पीछे लिखा था, आप जानते हैं क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब प्रश्न ये उठता है कि ए किसे लिया जाए, ठीक है। ए क्या है? जो सबसे छोटी संख्या है इन दोनों में, स्मॉलर नंबर कौन सा है? 135 है, दैट मीन्स 135 है। इसे हम किसके बराबर लेते हैं? बी के बराबर लेते हैं, यानी बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 135 यानी 135, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से ए की वैल्यू जो सबसे अधिक है यानी 225, दो संख्याएं दी रहेंगी आपको ना, दो नंबर्स दिए हुए, दोनों नंबर्स मैंने लिख दिया। ए क्या हो गया? जो ग्रेटर नंबर है, यानी 225 225, स्मॉलर नंबर 135 यानी 135। हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 एंड 225 का क्या निकालना था? आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। अब इसे हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे? चलिए देखते हैं कैसे राइट करते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में से हम राइट कर देंगे। ए के स्थान पे 225 इक्वल टू 135, ठीक है। अब देखिए 135 इसमें हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। 135 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 135 का भाग करिए 225 में, 225 में आप 135 से डिवाइड कीजिए। तो 135 जब डिवाइड करेंगे तो 135 से के 135 होगा, क्योंकि दो बार अगर आप ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, जो कि 225 से बहुत ज़्यादा है। रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपके पास? प्लस आर की वैल्यू आपके पास क्या बच जाएगी? 90। क्या हो जाएगा? 90, ठीक है। ये क्या हो गया आपका स्टेप फर्स्ट या चरण 1 लिख सकते हैं आप। ये आपका पहला स्टेप हो गया, स्टेप 1, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? द्वितीय चरण में आप लिखेंगे, यहाँ पर आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रथम चरण में, फिर द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण मतलब हो जाएगा स्टेप सेकेंड, ठीक है ना। स्टेप सेकेंड में क्या हो जाएगा? अब आपके पास यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 135 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। अब इस 225 को छोड़ देंगे, यानी दूसरे स्टेप में आपके पास लिखेंगे हम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से भाग करेंगे, 90 के 90 प्लस 45 रिमाइंडर हो जाएगा। भाग करिए, आप देख लीजिए, 90 से भाग करिए 135, 90 के 90 आएगा, 91 जा 90, 45 रिमाइंडर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब फिर यहाँ पर तीसरा स्टेप आएगा, जितने स्टेप आएंगे यानी तृतीय चरण, थर्ड स्टेप। यहाँ पर देखिए अब 90 जो है आपको वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और 45 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी 90 को हम क्या करेंगे? ए के रूप में और इसको बी के रूप में लिखेंगे। 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 45 से 90 में आप डिवाइड करेंगे तो 45 टू जा 90 प्लस 0, ठीक है। आर की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? अब 0 हो गई। यहाँ पर आर का मान क्या देख रहे हैं आप? 0 आ गया ना। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो हम इसे वहीं तक हल करेंगे या वहीं तक सॉल्व करेंगे जब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हमने क्या देखा? थर्ड जो आपका इसमें था इक्वेशन, यानी थर्ड स्टेप में ही आर की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो जो आपका यहाँ पर बी की वैल्यू रहती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जब आर का मान 0 हो जाता है
तो आपका जो b का वैल्यू होता है उसी को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। वही आपका क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 135 एंड 225 का HCF जो होगा वह क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। परीक्षा में भी अगर प्रश्न पूछा जाता है, इस तरह से प्रश्न दिया जाता है और कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप HCF ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरह से हल करेंगे। आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो आपका होमवर्क है। मैं सी फिर से एक बार बता देता हूँ, आप फिर से समझ लीजिए, ठीक है। बी पार्ट सभी के पास किताब होगी, अपने किताब में क्वेश्चन देख लीजिएगा और बी पार्ट लगा लीजिएगा अपने से, ठीक है ना। फर्स्ट का ए हो गया, सी में बता देता हूँ, सी को भी देखिए एक बार और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और। ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजी लगेगा आपको यह क्वेश्चन। तो 867 है एंड आपके पास सेकंड नंबर है 255, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग आपको करना है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, ए की वैल्यू क्या होगी, जो ग्रेटर नंबर होगा। ए इक्वल टू क्या है आपके पास, 867 है एंड बी इक्वल टू आपके पास क्या दिया है, 255। हमेशा जो कम वैल्यू होगी, लेस वैल्यू जो होगा या लेस नंबर जो होगा उसको हम बी की वैल्यू लेंगे और ए को हम क्या करेंगे, ग्रेटर वैल्यू लेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं, यानी स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, यस मतलब स्टेप फर्स्ट में। तो 867 इज इक्वल टू 255। 255 से आप डिवाइड करेंगे, तो 255 से आप डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर आपके पास कुछ बचेगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपके पास, 102 बच जाएगा। 102 बचेगा, हाँ बताइए क्या बचेगा, 102, तो प्लस 102 बच जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा। सेकेंड स्टेप यानी S2, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 मैंने क्या कहा, अब ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी 255 इज इक्वल टू 102 कितनी बार डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, 102 2 जा 204, यानी 102 दूनी 204, ठीक है। प्लस अब बचेगा कितना, यहाँ पर आप भाग करेंगे 51 आ जाएगा ना, 51, यानी बच जाएगा आपके पास शेषफल। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे अब, फिर ये हो जाएगा ए, ये बी, तो यानी 102 बराबर 51। 51 से यानी 51 जब आप 102 में डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 2 बार आपका जाएगा डिवाइजर, 51 दूना 102, यानी 51 2 जा 102 प्लस रिमाइंडर क्या आपके पास बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। मैंने क्या कहा था, जिस स्टेप में आपकी रिमाइंडर यानी आर की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, वह जो आपका बी का मान होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, वहां पर जो बी का मान होगा वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। सेकेंड चॉइस थर्ड वाले में आपका HCF क्या हो जाएगा, 51, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब मैंने जो इसमें फर्स्ट का बी पार्ट छोड़ा है, बी क्वेश्चन आपका दिस वन इज होमवर्क है, कैसे करेंगे आप। बी में आपका दिया है 196 एंड 38,220, 38,220, ठीक है। 196 और 38,220 का आपको HCF फाइंड आउट करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ये पहला प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न के 3 भाग थे, पहले प्रश्न पूरे हो गए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि सो दैट, यानी दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, एनी पॉजिटिव, ठीक, ऑड इंटीजर 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहां पर हम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे क्या, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट, ठीक है, मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। थोड़ी हिंदी की राइटिंग सही नहीं है हमारी, तो आपको अगर न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा, अगली बार हम और अच्छे राइटिंग लिखेंगे। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, तथा b इक्वल टू हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 6। b इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से करना है, इसलिए हम इसे यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं। तो a बराबर bq + r से क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + r हो जाएगा, ठीक है। a बराबर क्या हो जाएगा, 6q + r हो जाएगा, जहां r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन, r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जहां पर r की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 हो जाएगी, लेकिन लेस देन क्या होगा, r की वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर कट कर दे रहा हूँ, आगे वाले पेज थोड़ा साफ से लिखता हूँ सफाई के साथ।
जहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर मैंने क्या कहा, r का जो मान होगा वह 0 से अधिक होगा या उसके बराबर होगा, यानी ग्रेटर देन और लेस देन 6, 6 से कम लेकिन 0 से अधिक या उसके बराबर होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा वहां पर, उसमें q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है ना। ये यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने जो कहा माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 6 मान लिया। b बराबर 6 क्यों माना, क्योंकि b इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3 को हमें कहा सिद्ध करने के लिए, तो b बराबर 6 ले लिया। तो a बराबर 6q प्लस r, ठीक है, bq प्लस r से। अब यहाँ पर उसी में मैंने लिखा है जहाँ r की वैल्यू क्या है आपके पास, ग्रेटर देन ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या r की वैल्यू 6 से लेस है, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी मेथड से भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय से आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट मीन्स r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम, यानी r की वैल्यू क्या 0 से लेकर 5 तक हो जाएगी। ठीक है ना। को हम क्या करेंगे, क्रमशः किसमें रखेंगे, a बराबर 6q प्लस r में, a बराबर 6q प्लस r में रखने पर, a बराबर 6q प्लस r में रखने पर, ठीक है ना, r की वैल्यू भी इसमें रख देंगे। तो a बराबर 6q प्लस r में जब हम रख देंगे तब आपके पास क्या आ जाएगा, r इक्वल टू जब हम 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, क्रम से रखेंगे, r बराबर सबसे पहले क्या रखेंगे 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा 6q प्लस r में 6q आ जाएगा। ये जो 6q आएगा, ठीक है, जो कि 6 से विभाज्य हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 6 से विभाज्य है ना, a बराबर 6q में हम 6 से भाग कर 6 से कट जाएगा, ये जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाजित हो रहा है, यानी यह क्या है आपके पास, सम है। विभाज्य है तो क्या है, सम है, विभाज्य है मतलब सम है। ठीक है। दूसरा जब r बराबर 1 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें 6 से भाग करोगे तो 6 से कटेगा नहीं, क्योंकि 1 तो बच जाएगा ना। ठीक है, q इक्वल टू अगर 1 रखे 6 एक साथ हो जाएगा, 7 में भाग करोगे 6 से नहीं कटेगा, तो क्या है, विषम है। ठीक है। फिर a बराबर 6q प्लस 2, इसमें भी जब भाग करोगे आप, ठीक है, इसमें भी आप जब भाग करोगे इसे, सॉरी यहाँ पर 6 नहीं 2 रहेगा, 2 से भाग करना है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका 2 रहेगा, 2 से भाग करने पर, 6 से नहीं। तो 6q प्लस 2 है, फिर इसमें जब आप 2 से भाग करोगे तो ये भी कट जाएगा, यानी ये क्या है आपके पास, सम है, 2 तिहाई 6, 2 1 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सम संख्या हो गई, ये विषम हो गई थी। ठीक है। अच्छा, अब फिर जब हम a बराबर यहाँ पर r की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3 हो जाएगा। फिर ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित है क्या, 2 से इसमें हम भाग करें तो 2 से विभाजित नहीं, यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास, विषम हो जाएगा, विषम है ना। फिर a बराबर r इक्वल टू, फिर यहाँ पर 4 रखेंगे यानी 4 रखेंगे तो 6q प्लस 4 हो जाएगा। ये भी 2 से भाग करोगे इसमें तो ये कट जाएगा, यानी ये क्या है, सम है, सम संख्या है कि नहीं है, ठीक है ना, सम है ना। तो इसी तरह से आप क्या देख रहे हैं, a बराबर 6q प्लस 4 रख दिया। अब a बराबर फिर हम यहाँ पर r की वैल्यू 5 रखते हैं, a बराबर 6q प्लस 5, जो कि 2 से विभाज्य नहीं, यह भी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। बात समझ रहे हो, क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। ठीक है। यदि a बराबर यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, 6q प्लस 2 6q प्लस 4 क्या है, सम संख्या है। a बराबर 6q प्लस 2 6q प्लस 4 सम संख्या है। ठीक है। जबकि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 क्या है, विषम, क्या है, विषम है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं 6q प्लस 1 6q प्लस 3 कामा या वह 6q प्लस 5 क्या है आपके पास, विषम धन पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक की डिफिनीशन मैंने पीछे बता दी, q कोई पूर्णांक है, ठीक है ना, जहां पर q क्या है, कोई पूर्णांक है। पूर्णांक परिभाषा पीछे मैंने बताई है, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब जो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपको मैं थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ। तीसरा प्रश्न आपको क्या करना है,
तीसरा प्रश्न दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आप इसमें करना क्या है, आपको इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय कर दीजिए, सीधे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, ए बराबर 616 रख देंगे, ठीक है, और बी बराबर आपके पास क्या रख दोगे, यहाँ पर 32 रख दोगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर से आप इसे हल कर लीजिएगा। जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से हल करेंगे, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में तो आपके पास हो जाएगा 616 बराबर 32 गुणे भाग करोगे 32 से, हाँ, जो आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है, प्लस शेषफल जो बच जाएगा, शेषफल क्या बचेगा आपके पास, 8 बच जाएगा। इसको और आगे हल कर लेना, ठीक है, मतलब आपके पास होमवर्क में 2 हो गए, पहले का बी ना, और ये तीसरा प्रश्न, ठीक है, मैंने इतना बता दिया, इसके आगे आप इसको हल कर लीजिएगा। ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब इसके बाद चौथा प्रश्न, पहली प्रश्नावली अभी एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चौथा प्रश्न क्या है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूज द यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय थ्योरम, दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, क्या माना यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है। थोड़ा सा थियरी है इसमें, ठीक है ना, थोड़ा थियरी मतलब आपको लिखना बहुत है, हिंदी आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका स्टेटमेंट आपको इसमें लिखना पड़ेगा। यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3q या 3q + 1 के रूप में, तो हम इसे 3q या 3q + 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी पुअर है हिंदी की, बट धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है सीधे सीधे, ठीक है। अब इसमें हमको देखो सिद्ध क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है कि यक्स स्क्वायर को, ठीक है ना, इसका वर्ग जो होगा, क्वेश्चन में ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दिया है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक मैंने क्या सपोज किया, यक्स सपोज किया, उसका वर्ग क्या हो जाएगा, यानी यक्स स्क्वायर, यक्स का वर्ग क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या होगा, यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। को हम क्या कर सकते हैं, 3m, हमको यही प्रूफ करना है, यक्स स्क्वायर को 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, वी कैन राइट इन 3m या 3m + 1। तो अगर हम यहां पर देखें, इफ यदि आप यहां पर लिखेंगे x = 3q, यहां पर क्या हो जाएगा, x = 3q, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर = 3q का स्क्वायर होगा। x स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी 3 3 का 9 q स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। हमें लिखना किस में है, 3m या 3m + 1 के रूप में लिखना है। तो हम यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर = 3 × 3q स्क्वायर। ये जो 3q स्क्वायर होगा इसको हम क्या करेंगे, m के रूप में राइट कर देंगे, यानी x स्क्वायर = 3m, जहां पर m = क्या है आपके पास, 3q स्क्वायर है, m = क्या है, 3q स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा क्या लिखना है, 3m + 1 लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x = 3m + 1 लिखेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर, ठीक है, 3m + 1 का होल स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर = 9m स्क्वायर + 1 + 2ab का 2 3 जा 6m × 1 होगा 6m ही आएगा, ठीक है ना, 9m स्क्वायर + 1 + 6m हो गया। अच्छा, अब इसके हमें लिखना किसके रूप में, 3m + 1 के रूप में लिखना है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर q रहेगा, 3q + 1, यहाँ पर भी q हो जाएगा, यहाँ पर भी q हो जाएगा, 6q हो जाएगा, गलती हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर = अब इसे हमें 3m + 1 के रूप में लिखना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में कॉमन कर लेते हैं, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं 9q स्क्वायर + 6q + 1 को बाहर रखेंगे, ठीक है। इन दोनों में देखो x स्क्वायर = इन दोनों में से हम 3 को बाहर कर लें तो आ जाएगा 3q स्क्वायर + 2q + 1 आएगा ना, 3q स्क्वायर + 2q + 1 आ जाएगा। अब इतने का मान 3q स्क्वायर + 2q का मान क्या हो जाएगा, m के इक्वल हो जाएगा, यानी हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर = 3m + 1। हम क्या लिख देंगे इसे, x स्क्वायर = 3m + 1, जहां m = क्या है आपके पास, m = क्या है,
m इक्वल टू है 3q स्क्वायर प्लस 2q। m इक्वल टू क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला समीकरण इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है, और ये वाला आपका हो जाएगा क्या समीकरण 2। समीकरण क्या हो जाएगा 2। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या देखते हैं, आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यानी समीकरण 1 व 2 से दोनों में क्या देखने को मिलता है, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है 3m के और 3m प्लस 1 के। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m और 3m प्लस 1, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 3m और 3m प्लस 1 के। अब नीचे आप वही लिख देंगे क्वेश्चन जो लिखा है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अंतिम प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, सेम वैसे ही है, आप इसमें मान लेंगे x, इसमें फिर आप मानेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसमें भी कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन कह रहा है, वहां पर क्या था वर्ग था, यहाँ पर क्या है घन है, घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम x मान लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर है, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा था x इक्वल टू 3q कामा ना 3q प्लस 1 कामा 3q प्लस 2, ठीक है। यहां पर आपके पास जहां पर क्या है b बराबर क्या है, यहां पर 3 है ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में देखें तो b बराबर क्या है आपके पास 3 है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर 3q रखेंगे, क्योंकि 3 मान है, x बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 2 3 मान है हमारे पास, तो x बराबर सबसे पहले हम क्या रखेंगे 3q रखेंगे। इसका क्यूब का है तो x का क्यूब करोगे आप, x का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब ना, दिस इंप्लाइज x क्यूब बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 q क्यूब हो जाएगा, 27 q क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हमको लिखना किसके रूप में है 9m, कहा है प्रश्न में कि घन धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 2 के रूप का। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू 9 इंटू, अभी पहला स्टेप है, ठीक है, इसमें स्टेप हम फर्स्ट में लिए हैं सिर्फ एक्स इक्वल टू 3 क्यूब लिए, 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब, 9 इंटू 3 क्यूब लिख सकते हैं ना। तो आप इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब इक्वल टू 9m, जहां पर m बराबर क्या है, जहां m इक्वल टू क्या है आपके पास 3q क्यूब है, इसको हम मान लेंगे पहला इक्वेशन। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगी, ठीक है ना, इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। दूसरे स्टेप में हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर x इक्वल टू कितना ले लेंगे 3q प्लस 1 ले लेंगे, x इक्वल टू क्या ले लेंगे 3q प्लस 1 ले लेंगे, ठीक है ना। x इक्वल टू जब आप 3q प्लस 1 ले लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x का भी क्यूब कर दीजिए, यहाँ 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब याद रखना जरूरी है, ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो है, पहला वीडियो एक्सरसाइज 1.1 सिर्फ बता रहे हैं हम। तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है, ठीक है, उसी को हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, a क्यूब यानी 3, यहाँ पर हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस, ठीक है। अब वहाँ पर मैं क्या प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 3a स्क्वायर b हो जाएगा, 3ab 3 इंटू 3q इंटू 1 ब्रैकेट में 3q प्लस 1, ठीक है। एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9q और 9 3 जा 27q स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 1 के 9 यानी 9q सिर्फ, ठीक है, 9q हो गया। एक्स क्यूब बराबर क्या है 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q हो गया, ठीक है। अब प्लस 1 को बाहर रखना है क्योंकि 9m प्लस 1 के रूप में लिखना है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप इसको लिखें किस रूप में 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 2, ठीक है, 9m प्लस 2 के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हमें 9m प्लस 1 के रूप में लिखना है, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब, सबको इधर ले लेंगे, 9 को बाहर कर लेंगे, ठीक है, 9 को यानी, तो आपके पास आ जाएगा 3q क्यूब यहाँ पर प्लस इसमें से भी बाहर करोगे 9 को तो आपके पास क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर सिर्फ बचेगा q प्लस 1, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 9m प्लस 1,
जहां m बराबर क्या है आपके पास 3q क्यूब है प्लस 3q स्क्वायर है प्लस q है। ठीक है, ये क्या हो गया समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या देख सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या देखते हैं आपका, ये दोनों क्या है, जहां पर यम क्या है आपका, यही कह रहा है ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या प्लस 8 के रूप का हो सकता है। यानी हम समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से देखते हैं एक्स क्यूब बराबर क्या हो गया 9m कामा 9m प्लस 1, इसी तरह 9m प्लस 2 भी हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर, तो आप नीचे लिख देंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कामा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई फिनिश। पहली एक्सरसाइज 1 या 1.1 प्रश्नावली 1 फिनिश हो गई। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।